नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानेजो आपके साथ। अब्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ तो किया जा रहा है, अब्यूज़ के केसेस भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पे महिलाओं को पता ही नहीं होता कि अब्यूज़ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किस तरीके के एक्ट को अब्यूज़ कंसीडर किया जाता है। कुछ महिलाएं शायद जो अब्यूज़ के एक्ट्स हैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रही और उसके चलते वो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं फाइल कर रही। इसके चलते अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर वन स्टॉप सेंटर नम्रता खजूरिया जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली में अब्यूज़ होता क्या है। तो सबसे पहले नम्रता जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू हिया जी। जैसे मैंने कहा अब्यूज़, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे वायलेंस के रूप में ही देखते हैं कि जस्ट वायलेंस है, मारपीट हुई है या दहेज के लिए तंग किया जा रहा है तो वो अब्यूज़ है। पर ईव टीजिंग और ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स जिसे शायद अब्यूज़ कंसीडर ही नहीं किया जाता, जैसे जिसे कहा जाता है कि छोटा सा एक्ट है, आप इग्नोर कर दीजिए, पर वो एक्चुअली अगर आप अब्यूज़ की डेफिनेशन देखें तो उसमें ऐड ऑन होता है। तो मैं चाहूँगी आप पहले वो क्लियर करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्चुअली में किस चीज़ को, किस एक्ट को अब्यूज़ कंसीडर किया जाए। देखिए, जो भी एक्ट एक लेडी की मॉडेस्टी या फिर उसके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको अगर हिंडर करने के लिए अगर कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी एक्टिविटी होता है, कोई भी उसे हम एज ए अब्यूज़ ही ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक लेडी अगर घर में ही है, अगर उसे आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप उसे ताने मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मे बी ये नॉर्मल हो, वो सोचे हम सुधार के लिए उसे बोल रहे हैं, लेकिन एक औरत के अंदर जो उसका घात पहुंचता है या उसका एक कॉन्फिडेंस है जो ख़त्म हो जाता है, वो एज ए अब्यूज़, एज ए मेंटल हरासमेंट के तौर पे हम ले सकते हैं। दूसरी बात आपने जैसे बोली ईव टीजिंग की, तो ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन या स्टॉकिंग जिसे बोलते हैं कि लड़के ऐसे ही पीछे लड़कियों के पीछा कर रहे हैं, तो इसे बड़ा नॉर्मल लिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉकिंग के क्राइम ही उनको लगता है कि वो अगर जो लड़के ऐसा करते हैं उनको एक अंदर ही अंदर एक ये चीज़ लगती है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, अब इस एज में ये करना नॉर्मल है, लड़कियों को लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यही आगे क्राइम जो है वो बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो राइट है उनका लड़की को कुछ हार्म करने का या उसे कमेंट करने का, जबकि ऐसा नहीं है। तो इससे एक लड़की का कॉन्फिडेंस तो कम होता है। अगर तो कोई नॉर्मल ले जाए, कोई ब्रेव हो लड़की, वो बात अलग है, नहीं तो कई लड़कियां पढ़ना छोड़ देती हैं, बिल्कुल पढ़ाई कईयों की सफ़र करती है, या पेरेंट्स ही सिक्योर फील नहीं करते कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो जितना ज़्यादा ये रिपोर्ट होगा उतना ज़्यादा ही इस पे एक्शन होगा और उतने ज़्यादा जल्दी उस पे एक्शन लेके उन लोगों को रोका जाएगा, जिससे कि और लोगों को भी मैसेज जाएगा कि इस तरह के काम वो नहीं करें। जी। ये तो आपने मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ की बात की। फाइनेंशियल अब्यूज़ भी एक चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियली किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी महिला को, तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा बताएं। हाँ, आजकल जैसे थोड़ा ये भी देखा जा रहा है कि लड़की को थोड़ा बहुत बाहर काम करने की मोहलत तो दी जाती है, यानी उसका बेसिक राइट, वो करना चाहे या नहीं करना चाहे काम। वो अगर हाउसवाइफ बन के रहना चाह रही है या फिर वो बाहर एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रही है, तो उसका अपनी एक ये चॉइस है। लेकिन अगर वो बाहर जाती है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम तुम्हें फेवर कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, हमें तुम्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए हम तुम्हें फेवर करें, इसलिए हम उस फेवर के बदले हमें तुम्हें एक लड़की को अपनी सैलरी को, इनकम को उनको देना चाहिए घर में। जबकि उसकी घर पे मैनेज करती है, अपने बच्चों को देखती है, उसके बाद जाके वो कहीं बाहर जाके अपना पूरा दिन निकालती है, जैसे शायद एक आदमी निकालता है वैसे एक औरत भी निकालती है, और प्लस वो घर की ड्यूटीज भी निभाती है, फिर जाके वो उसको एक सैलरी वो इंटाइटल करती है। जी, आपने ये बात बोली, इससे मुझे याद आया कि हाल ही में रिसर्च हुई, उसमें ये बताया कि 9 to 5 जो जॉब डिज़ाइन हुई थी वो इसलिए हुई थी कि अच्छा आपके घर के काम कोई और व्यक्ति कर रहा है और आप 9 to 5 8 घंटे जो है ऑफिस में दे सकते हैं। पर वही अब फीमेल्स जैसे हैं वो घर का काम भी कर रही हैं, सुबह उठ के बच्चों को भी तैयार कर रही हैं, अपने लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, जो इन लॉज हैं उनके लिए भी सब कुछ खाना बना रही हैं या घर के काम कर रही हैं, और उसके बाद 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं और घर आके भी डिनर और जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं घर की। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि जहां मेल मेंबर्स को लिबर्टी मिल जाती है, फीमेल मेंबर्स को अभी भी नहीं मिल रही है?
हाँ, उनको मैंने आपको जैसे पहले ही बताया ना, अगर उनको वो मोहलत दे रहे हैं, अगर उनको ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो बाहर जाके कोई एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं, काम कर सकती है, तो वो ये समझते हैं कि हम तुम्हें इतना दे रहे हैं, यही बहुत है, उसके बदले में तुम्हें घर का सभी काम करके जाना होगा और तुम्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम्हें मोहलत नहीं है। जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साझा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो वो एक आदमी की भी उतनी ही है जितनी एक औरत की है, या हर फैमिली मेंबर जो घर में, अगर सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट करते चले जाएं तो उससे एक औरत को एक हेल्प मिलेगी। आप उसे हेल्प करेंगे, उसे सशक्त करने में मदद करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का हाफ हिस्सा जो है वो एक औरत से ही बनता है। तो अगर आप उसे हेल्प कर रहे हैं या उसे मदद कर रहे हैं तो वो कोई फेवर नहीं है और उसे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें आज की डेट में तो औरतें बहुत अच्छी एक मैनेजर हैं जो घर का भी काम सब मैनेज करती हैं और बाहर का भी देखती हैं, सब कुछ अपने बच्चों का भी देख रही हैं। और इस पूरे हमारे जिससे बोलते हैं हमारे राष्ट्र को या हमारे ग्लोबली अगर हम देखें तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, बिकॉज नर्चरिंग तो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही मेरा सोचना है। वन स्टॉप सेंटर के बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं जिनको नहीं है इसके बारे में नॉलेज, क्योंकि जब वन स्टॉप सेंटर्स की बात आती है तो कई बार ये कंप्लेंट्स आती हैं कि अप्रोच करना या उनकी अवेयरनेस नहीं है और उनको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोगों को पता नहीं है, अगर पता भी है तो बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या है वन स्टॉप सेंटर, क्या बेनिफिट्स एक महिला ले सकती है वन स्टॉप सेंटर से। देखिए, जब 2013 में जस्टिस वर्मा की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके बाद जस्टिस उषा वर्मा ने इसमें आगे एक सजेशन दी कि वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में खुलने चाहिए। वो उसके पीछे ये था कि एक क्विक उस पे ट्रायल्स हो, जल्दी जो लेडी है एक जगह पे अप्रोच कर सके जहाँ पे उसका जिसको जो एक फ्रेंडली माहौल हो, जैसे इसका नाम ही सखी रखा है। बिल्कुल, वन स्टॉप सेंटर का नाम है सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे वो एक फ्रेंडली माहौल महसूस कर सके, जहाँ वो जाए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। अगर कोई क्राइम भी हुआ उसके साथ तो वो जो सबसे पहला जो रिकॉर्ड होता है वो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो टाइमली होना चाहिए। तो लड़की को वो समझाना कि ये ज़रूरी है। कई बार लड़कियां बता तो देती हैं, जैसे किसी के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस हुई है या किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या मेंटल हरासमेंट ही हो रही है, सबसे पहले वो अपने जो क्लोज सर्कल में है वहाँ वो बात करेगी, ठीक है। तो हमारा ये जो वन स्टॉप सेंटर है, इसे बनाने का एक विजन था, वो भी यही था कि लड़की अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके और वहाँ पे एक होमली एटमॉस्फेयर में वो अपनी बात कह सके और उसे पूरा काउंसिल किया जाता है। हमारे जो स्टेप वाइज हमारी जो चलती है वो यही है कि जैसे अगर कोई लेडी हमें अप्रोच करती है, सबसे पहले हम उसी की काउंसलिंग करते हैं। हम उसी को बताते हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है जो आपने झेला है। और प्लस अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस ही उसके साथ हुई है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें मेडिकल करवाना। तो उसमें उसे हमें कई बार समझाना पड़ता है कि मेडिकल करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एविडेंसेस जो हैं वो नहीं मिल पाते और आगे जो जस्टिस का उसका एक रहता है, एक्सेस रहता है, वो नहीं मिल पाता है। एविडेंसेस उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हम उसे यही समझाते हैं, उसकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, उसे काउंसिल किया जाता है एंड प्लस उसके बाद फिर उसका मेडिकल करवाया जाता है। इसमें पुलिस का भी रोल रहता है, इसमें पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है मैटर, और क्योंकि जो भी एफआईआर्स हैं वो पुलिस स्टेशन के थ्रू ही होती हैं। मेडिकल करवाने के टाइम पे भी उनका एक टीम मेंबर साथ में जाता है। अगर जस्ट इन केस लड़की नहीं करवाना चाहती है, उनका साथ नहीं देना चाहती, तो हम लोग हमारी टीम में से ही उनके साथ कोई कंपनी करता है। कंसर्न जो भी नज़दीकी अस्पताल होगा वहाँ पे जाके उसे हम MLC बोलते हैं। तो वो एक रिपोर्ट होती है जिसको वो डिनाई भी नहीं कर सकते। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अगर एक लेडी उसे बता रही है कि भाई ये असॉल्ट की वजह से उसके साथ ये इंजरीज आई हैं, तो वो उन्हें मना नहीं कर सकते, उन्हें वो बनाना ही है मेडिकल। और जो कंसर्न जो भी पास में जो भी पुलिस स्टेशन है उसे वो रिपोर्ट करते हैं। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जुरिस्डिक्शन ये है तो अब वहाँ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी वो अप्रोच कर पाई, जहाँ पे भी वो पहुँच पाई उस टाइम पे
वहीं पे उसको आगे राइट है। और वहीं से पुलिस स्टेशन में भी इवन कि अगर कोई लेडी पहुंच रही है, मान लो उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे ये नहीं कहा जाता कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में के हैं तो आप वहाँ चले जाइए। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी वो आई है, ये जो वन स्टॉप सेंटर्स है ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये ओपन किए गए हैं। और वहाँ पे वो अप्रोच करती है और फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसकी 0 FIR भी हो सकती है। 0 FIR करके फिर आगे कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो आगे खुद ही उसे भेजते हैं, तो ताकि लेडी को कोई हासिल ना हो या वो ये ना उसको यहाँ से पिलर टू पोस्ट उसको ना भागना पड़े। जी, और वही जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं में डर होता है कि एक तो मेल मेंबर क्वेश्चनिंग करेंगे और किस तरीके की क्वेश्चनिंग होगी, उस डर की वजह से ही शायद महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, यही रीजन है कि वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं उनका रोल यहीं पे आता है कि जहाँ पे एक लेडी पुलिस स्टेशन के माहौल में वो अपने आप को सेफ फील नहीं करती है या वो कंफर्टेबल ही नहीं होती अपनी कोई बात कहने के लिए, तो यहाँ पे वो अपनी बात भी आराम से कह सकती है। इसीलिए हमारे पास रिकॉर्डेड सिस्टम है कि हम उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और अगर कल को पुलिस स्टेशन में या कुछ भी छेड़छाड़ होती है एविडेंसेस के साथ, तो एटलीस्ट एक वन स्टॉप सेंटर में उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं ताकि आगे फर्दर उसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके। नम्रता जी, मैं जानना चाहूंगी इसके बेनिफिशरीज क्या सिर्फ महिलाएं ही हैं या अगर कोई महिला है उसका छोटा बेटा है उसके साथ अब्यूज हो रहा है, क्या वो आपके पास रिपोर्ट कर सकती हैं? या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है लड़कों का कि इस एज तक छोटे बच्चे छोटे लड़के भी आपके पास रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें छोटे लड़के और छोटे लड़कियां अगर वो माँ के साथ हैं, जो भी है वो माँ आके रिपोर्ट कर सकती है। और लेकिन इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी है जो बच्चों का ही डिपार्टमेंट है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहाँ पे फिर आगे इसको लेके जाया जाता है केस को, वहाँ पे थ्रू ईमेल भेजा जाता है और वहीं पे उनके पास बच्चे को उनके पास लेके जाता है, फिर आगे वो उस केस में उसमें काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें या हम मना करें कि हम भाई एक सर्टेन ग्रुप को ही हम केटर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास भी वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है? हाँ, कर सकते हैं जी। वहीं नम्रता जी, मैं थोड़ी परसेंटेजेस, थोड़े डेटा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब्यूज के केसेस कोई नई बात नहीं है, सालों से महिलाओं के साथ इसी तरीके से अब्यूज होता आ रहा है, तो उसमें मैं जानना चाहूंगी कि जम्मू में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कितने केसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन बिठाएं? देखिए, केसेस तो पहले से बड़े ही हैं, जैसे अवेयरनेस होती है वैसे केसेस भी रिपोर्ट होना बढ़ जाते हैं। हमारे पास इस टाइम 1600 के करीब केसेस हैं जो हमारे पास एक्टिव हैं। उसमें से कुछ को हमने कुछ तो आगे लीगल प्रोसेस में है और कुछ क्लोज भी हो चुके हैं, जिनमें जो छोटे मोटे मोस्टली साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो उसमें हम जो प्रोसेस है वो फॉलो करके उसके बाद फिर आगे वो क्लोज। साइबर क्राइम के अगर मैं बोलूँ तो केसेस काफ़ी बड़े हैं हमारे पास, पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो अब उसके लिए मैं आपके माध्यम से ही सबको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि साइबर क्राइम में हमारे पास आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं और हम आगे रिपोर्ट करते हैं, उसमें उनको भी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है, वो कहते हैं कि अगर हम जो जैसे फेसबुक है या इंस्टा है, उन्होंने अगर ये एक प्रोविजन रखा है कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें, तो अपने अकाउंट को ओपन ना रखें, तो जब कोई अपने अकाउंट को ओपन रखता है तो वो खुद ही एक किस्म का उसे थोड़ा अपने अकाउंट को थोड़ा और वल्नरेबल जैसे बना देता है। तो एक ऑप्शन होती है कि अपने अकाउंट को आप प्राइवेट रखें, अपने क्लोज सर्कल में रखें, या फिर जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक आप उसमें ऑप्शन अवेल करके रखें। तो ये एक चीज़ थी जो आजकल हमें साइबर क्राइम की तरफ से भी उन्होंने ये हमें अपडेट किया था कि आप कम से कम ये अवेयरनेस आगे फैलाएं कि बच्चे अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है। क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास ही मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गाइडेंस रिक्वायर्ड है। पर वहीं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं जो जिनकी प्रोफाइल ओपन है। उनके केस में किस तरीके से आप देखती हैं ऐसे? ऐसा अभी उनका तो कोई केस हमारे पास नहीं आया। अभी हमारे पास तो जो लड़कियां टीनेज गर्ल्स हैं उन्हीं के ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। तो उन्हीं के लिए मेरी भी ये सजेशन है कि आप अगर अपने अकाउंट को आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स आई हैं जिनमें चैटिंग और ये सब कुछ वो करके अपनी चीज़ें शेयर कर देती हैं, और नहीं करनी चाहिए उस केस में, क्योंकि अगर आप किसी को आप जानती नहीं है पर्सनली तो आप किसी को ट्रस्ट भी ना करें। तो यही मेरा है। अभी हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। जहाँ इस तरीके से
असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है हर लेवल पे, चाहे आप लीगली प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर वहीं कहीं ऐसी महिलाएं भी हैं, कई ऐसे केसेस भी आते हैं जो झूठ बोला जाता है, फॉल्टी केसेस होते हैं, उनको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, अगर झूठ क्या बोला जाता है, मैं वही, कई लोग बोलते हैं कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है, शायद आप यही पूछना चाह रही हैं। तो अब मैं अगर ये चीज़ बोलूँ आपको कि लड़की अपने बेसिक राइट्स के लिए ही अगर बोलती है तो उसे बोलते हैं कि वो मिसयूज कर रही है लॉ को। जी, उसके बेसिक राइट यानी शी हैज़ अ राइट टू लिव, शी हैज़ अ राइट टू लिव विद द सिक्योरिटी। वो चाहती है कि वो एक सिक्योरिटी के साथ जीना चाहे। तो अगर उसके साथ मारपीट होती है या उसके साथ गाली गलौच भी होता है, अगर उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए तो उसको गलत मान लिया जाता है। बोले एक थप्पड़ ही तो लगाया था, तो क्या हुआ, तो एक थप्पड़ ही तो लगाया था, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ तो चलता रहता है। तो यही हम तो इनकरेज करते हैं लड़कियों को कि आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। अगर आप रिपोर्ट कर रही हैं, अगर आपके साथ वायलेंस कई सालों से हो रही है, अगर आप उसे रिपोर्ट ही नहीं करेंगी तो अगले को समझ नहीं आएगी कि वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो लड़की अगर एक सुरक्षा से जीना चाहती है, या वो काम करना चाहती है, या वो पढ़ना चाहती है, तो अगर उसको ये उसके बेसिक छोटे छोटे राइट्स हैं, ठीक है, इनको अगर कोई उसे नहीं देता, हक ही नहीं देता उसको आगे पढ़ने का, या उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है, या ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसे बोला जाता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, एडजस्ट करना चाहिए। जबकि देखा जाए तो ये बेसिक है। अगर एक लड़का ये सब कुछ करता है तो उसे इन सब चीज़ों के लिए राइट है, और लड़की अगर करना चाहती है तो बोलते हैं वो मिसयूज कर रही है अपने राइट्स को। तो ये कोई मिसयूज तो नहीं है। और अगर हम बोले लीगल राइट्स भी अगर लेडीज़ के बारे में अगर हम बोले, उनमें यही है कि शी हैज़ अ राइट फॉर प्रोटेक्शन, मतलब उसको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उसको कोई मारे ना, प्लस उसको मेंटेनेंस, एक मिनिमम मेंटेनेंस अगर वो जीने के लिए उसको जो चाहिए उतनी ही लगती है। ऐसा नहीं है कि लाखों में उसको मेंटेनेंस लग जाती है, उतनी ही लगती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। और अगर वो शादी करके घर में गई है तो उसे बताया गया है कि अब तेरा ये घर ये नहीं है, ये तेरा घर है। वहाँ से अगर उसे निकाल दिया जाता है, वहाँ से मायके वाले अगर तो सपोर्ट करें तो ठीक, अगर ना करें तो वो भी बोले तेरा घर वो है, तो वो कहाँ जाएगी? तो उसमें उसे राइट फॉर रेजिडेंस मिला जाता है। उसमें कोई उसे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल जाते, उसे राइट फॉर रेजिडेंस मिलता है अपने ससुराल में। तो अगर वो उसे दिया जाता है तो इसमें वो मिसयूज क्या है? तो आप ये कह रही हैं कि जो लोग इसे मिसयूज कह के हाईलाइट कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन है बेसिकली। हाँ, ये है ही बेसिक राइट्स पे है। ये बेसिक छोटे छोटे राइट्स के लिए ये लॉ बना गया है। अगर इसे भी आप मिसयूज समझेंगे तो इसका मतलब कि कुछ तो कमी है हमारे फिर समाज में ही। जी, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं और जाते जाते व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि जो औरतें हैं उनको चांस दिया जाए आगे आने का, और उनको एक माहौल दिया जाए कि वो आगे आए, कुछ कंट्रीब्यूट और अच्छे से करें। अब वो एक क्रिएटर है, वो एक नरिशर है, लेकिन वो एक अच्छे से और भी इस समाज को बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प कर सके, और उसके लिए हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। और औरतों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें चांस मिला है आगे बढ़ने का, तो वो चांस हम किसी को नीचे खींच के नहीं लें। बिल्कुल, बराबरी के साथ ये सारा समाज चले, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर वन स्टॉप सेंटर नम्रता खजूरिया जी हमारे साथ। ऐसे और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।